दोस्तों, जरा सोचिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए भगवान एक ऐसा गोला बनाता है जिसके अंदर जो भी जाता है वो मारा जाता है। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम ड्यूस है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि इंसानों ने बहुत नुकसान किया है और लोग इसे छोड़ने के लिए बेताब हैं। एक दिन मार्स प्लैनेट के पास अचानक एक बड़ी ब्लैक स्फीयर दिखाई देती है। इसे जांचने के लिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेसशिप जिसका नाम अकिलीस है उस पर भेजा जाता है। 8 महीने तक क्रू हाइबरनेशन में रहता है। इस दौरान कार्ला बार बार अपनी बेटी और अपनी मां के बारे में सपने देखती है जो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। जब उस ब्लैक स्फीयर तक पहुंचने में केवल 8 घंटे बचे होते हैं तब क्रू को उठाया जाता है। तब कार्ला देखती है कि रुबिन थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि ये उसका पहला हाइबरनेशन था। वो उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और वो स्फीयर के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए उसे स्कैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप का एआई कुछ भी ढूंढ नहीं पाता। कार्ला सोचती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पॉल मिशन पूरा करना चाहता है। डेटा की कमी रुबिन को और ज्यादा बेचैन कर देती है। क्रू वेंस से कांटेक्ट करने का सोचती है जो एक्सपीडिशन प्रोग्राम का हेड है। वेंस बताता है कि धरती के लोग इस स्फीयर के रहस्य का जवाब जानने का इंतजार कर रहे हैं और मिशन को पूरा करना जरूरी है। कुछ देर बाद कार्ला को जहाज के कॉरिडोर्स में अपनी मां की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय रुबिन भी अपने कमरे में अजीब फुसफुसाहटों से डरकर उठ जाता है। शिप का एआई घोषणा करता है कि स्फीयर किसी प्रकार की अजीब गड़बड़ी पैदा कर रही है। कार्ला मेन डेक की तरफ दौड़ती है और देखती है कि स्फीयर से जहाज की तरफ एक तेज रोशनी की बीम आ रही है, जिसकी वजह से सिस्टम में कई दिक्कतें हो रही हैं। बाकी क्रू भी डेक पर पहुंच जाता है और तेज बताती है कि ये रोशनी शायद जहाज को रास्ता दिखाने का तरीका है। जैसे जैसे जहाज स्फीयर के पास जाता है, एआई स्फीयर से आने वाली एक आवाज डिटेक्ट करता है। जब कार्ला इसे एनालाइज करती है तो वो एक मैसेज डिकोड करते हैं जो बार बार देउस कह रहा है, जिसका मतलब लैटिन में भगवान है। रुबिन घबरा जाता है और कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, फिर वो कमरे से भाग जाता है। कार्ला सोचती है कि उन्हें मिशन रोककर एआई से कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कराना चाहिए ताकि वेंस को यह जानकारी दी जा सके, खासकर अगर ये कोई दुश्मन एलियन हो। लेकिन पॉल फैसला करता है कि वे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्रू रुबिन को देखने जाता है और उसे कॉरिडोर में रोते हुए पाते हैं। वो अब भी डरा हुआ है और कहता है कि रोशनी भगवान के जजमेंट डे का संकेत है और वो ये जानता है क्योंकि आवाजें उसे ये बता रही हैं। रुबिन फिर से मिशन कैंसिल करने की गुहार लगाता है और चला जाता है। टीम इस पर चर्चा करती है और उल्फ कहता है कि यह उनका ड्यूटी है कि वो पता लगाएं कि ये स्फीयर क्या है। वो ये भी कहता है कि अगर एलियंस उनके साथ मजाक कर रहे हैं तो वे इसे उड़ा सकते हैं। पॉल कैमरों से ये सब देख रहा होता है और उल्फ को डेक पर बुलाकर उसे दोबारा कभी कुछ उड़ाने की बात न करने की चेतावनी देता है। जब जहाज स्फीयर के पास पहुंचने वाला होता है तो कार्ला और रुबिन दोनों को फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है। तब कार्ला उसे बताती है कि कार एक्सीडेंट के बाद से उसे सिर दर्द रहता है, लेकिन वो आवाजों के बारे में नहीं बताती है। उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब टेज उन्हें बताती है कि रुबिन गायब है। टीम अलग अलग हिस्सों में खोज करती है और टेज कार्गो बे की जांच करती है। वहां वो कंटेनर्स के पीछे रुबिन को ढूंढती है जो रोशनी से घिरा हुआ होता है और अपने दिमाग में आ रहे आवाजों को खुश करने के लिए कोई रिचुअल कर रहा होता है। उसकी स्किन पर रिलीजियस सिंबल्स खुदे हुए होते हैं। जब टेज उसे देखती है तो डर के मारे चिल्ला उठती है, जिससे कार्ला और उल्फ दौड़कर वहां पहुंचते हैं। दुर्भाग्य से जब कार्ला वहां पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तेज फ्लोर पर मरी पड़ी होती है और उसकी आंतें बाहर निकली होती हैं। रुबिन कार्ला को देख लेता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। वो धमकी देता है कि वो उसे भी मार डालेगा। तभी उल्फ वहां पहुंचता है। रुबिन, जो अब भी डरा हुआ है, कहता है कि अब वो मोक्ष से परे हैं और अगर वो स्फीयर पर लैंड करते हैं तो वो भगवान के नरसंहार का हिस्सा बन जाएंगे। जब भगवान पूरी दुनिया या मानवता का अंत करने का निर्णय लेते हैं, रुबिन ये भी दावा करता है कि पॉल कुछ छुपा रहा है और उन्हें जहाज का कंट्रोल उससे ले लेना चाहिए। उसी वक्त पॉल पीछे से आता है और बिना झिझके रुबिन को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर वो उल्फ को बिना किसी इमोशन के ऑर्डर देता है कि 2 बॉडी बैग ले आए। रुबिन का चाकू उठाकर कार्ला पॉल का पीछा करते हुए लिफ्ट में जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में कुछ जानता है। पॉल इसे नकार देता है और नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कार्ला मिशन छोड़ना चाहती है। वो उसे याद दिलाता है कि ऑर्डर ही सब कुछ है। जब वो उसके कमरे पर पहुंचते हैं तो कार्ला गुस्से में पॉल को टीम के सदस्यों की मौत पर इतना कोल्ड बिहेव करने के लिए फटकार लगाती है, लेकिन पॉल बस वहां से चला जाता है।
उल्फ बॉडी बैग्स के बजाय दोनों बॉडी को उनके हाइबरनेशन चैम्बर्स में रखने का फैसला करता है। स्फीयर तक पहुंचने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। क्रूमेन अकिलीस फ्रेम को अलग करता है और एक छोटे जहाज में रहता है। कार्ला स्फीयर पर किसी तरह की स्ट्रक्चर को नोटिस करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है। जब जहाज आखिरकार स्फीयर पर लैंड करता है तो कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से काम करने लगता है। क्रू को वेंस का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि कार्ला द्वारा देखी गई स्ट्रक्चर जैसी 10,000 अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर धरती पर भी दिखाई दी हैं, लेकिन वे हमला करती नहीं लग रही हैं। वेंस को यकीन है कि ये सब स्फीयर की वजह से हो रहा है और वो चाहता है कि क्रू इस रहस्य को जल्दी से सुलझाए। पॉल उल्फ और कार्ला को ऑर्डर देता है कि वे बाहर जाकर जांच करें, लेकिन सीन ये बात उठाता है कि उन्हें एक साइंटिस्ट की जरूरत होगी। सीन खुद को वॉलंटियर करता है उनके साथ जाने के लिए। तीनों अपने स्पेसर सूट पहनते हैं और जहाज से बाहर निकलते हैं, जबकि पॉल कैमरों पर उन्हें देख रहा होता है। स्फीयर पूरी तरह से अंधेरे में है, इसलिए उन्हें दूर कुछ भी दिखाई नहीं देता और कार्ला का स्कैनर भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब कार्ला जमीन को छूती है तो वो कहती है कि ये धरती पर पाए जाने वाले किसी भी एलिमेंट जैसा नहीं है। पॉल उन्हें उस स्ट्रक्चर की जांच के लिए भेजता है और पास जाकर वो समझ जाते हैं कि वो एक गेट है। अचानक गेट के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगती है तो उल्फ एक फ्लेयर फायर करता है ताकि पूरी स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से देखा जा सके। वो वहां एक सिंबल देखते हैं जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। कार्ला गेट को स्कैन करती है। वो पुष्टि करती है कि ये गेट उसी मटेरियल से बना है जिससे स्फीयर बना है। उसी समय क्रू एक अजीब आवाज सुनता है। पॉल बताता है कि जहाज का एआई एक ट्रांसमिशन को डिटेक्ट कर रहा है और इसे उनके कम्युनिकेटर्स के जरिए भेज रहा है। ये ट्रांसमिशन वेलकम कहता है। जैसे ही रोशनी और तेज होने लगती है, गेट के बीच में एक औरत दिखाई देती है। वो औरत अपने मन से मैसेज भेज रही होती है जिसे एआई क्रू के लिए ट्रांसलेट करता है। वो औरत खुद को सभी अस्तित्व के निर्माता का मैसेंजर बताती है। ये निर्माता एक चेतावनी देने और मदद करने आया है। वो मानवता को एक विकल्प दे रहा है। जो लोग गेट के अंदर जाएंगे उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी और कार्ला को ये रास्ता दिखाने के लिए चुना गया है। गेट के अंदर जाने वालों को सारे दुख और तकलीफों का अंत मिलेगा, लेकिन जो लोग अंदर जाने से इनकार करेंगे वे मर जाएंगे, क्योंकि जब स्फीयर धरती पर पहुंचेगा तो वो धरती को नष्ट कर देगा। अचानक वो औरत कार्ला की मां में बदल जाती है और उसे बताती है कि गेट के अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। हैरान कार्ला रोशनी की ओर चलती है और उसे कार क्रैश की फ्लैशबैक आती है। फिर वो खुद को एक गोल्डन सिटी के पास पाती है जहां उसके सिर पर एक्सीडेंट का घाव अभी भी ताजा है। वहां उसकी बेटी मौजूद है और कार्ला उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उनके मिलन से पहले ही कार्ला एक टेबल पर जहाज में जाग जाती है। कार्ला उल्टी करती है और सोचती है कि वो वहां कैसे पहुंची। उल्फ बताता है कि जब वो गेट से बाहर आई थी तो वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, इसलिए वो उसे वापस जहाज पर ले आया। दुर्भाग्य से सीन नहीं बच पाया। तभी उन्हें वेंस का कॉल आता है जो हर डिटेल जानना चाहता है। कार्ला उसे गोल्डन सिटी के बारे में बताती है और उसे यरूशलेम से तुलना करती है, जिसे उल्फ स्वर्ग कहता है। कार्ला अपनी फैमिली का जिक्र नहीं करती, लेकिन वेंस बार बार सवाल करता है और उसके इस जवाब पर विश्वास नहीं करता कि उसने और कुछ नहीं देखा। कॉल खत्म होने के बाद नाराज पॉल कमरे से बाहर चला जाता है और कार्ला सीन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ बताता है कि सीन का सूट फट गया था। कार्ला को यह विश्वास नहीं होता क्योंकि सूट ऐसी मटेरियल से बना होता है जो टूट नहीं सकता। फिर उल्फ कहता है कि सीन ने अपना ग्लव सही से सिक्योर नहीं किया था, जिससे वो डीकंप्रेस हो गया। लेकिन कार्ला इस बात पर भी यकीन नहीं करती क्योंकि सीन बहुत अनुभवी एक्सप्लोरर था। उल्फ कार्ला को याद दिलाता है कि सभी गलती कर सकते हैं और उसे आराम करने की सलाह देता है। कार्ला फिर से स्फीयर पर जाना चाहती है, लेकिन उल्फ बताता है कि जहाज वहां से निकल रहा है। जब वो एक ऐसे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां कैमरे नहीं होते, तब उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर असल में क्या देखा। कार्ला उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि उसे वेंस और पॉल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद उल्फ वापस डेक पर लौटता है और पॉल उससे पूछता है कि कैमरों की पहुंच से बाहर होने पर क्या हुआ। उल्फ कहता है कि कार्ला ने कुछ नया नहीं बताया। पॉल को शक होता है और वो उल्फ को अपने ऑर्डर्स मानने की याद दिलाता है। स्फीयर की ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद एआई क्रू को घोषणा करता है कि 1 घंटे में हाइबरनेशन के लिए तैयार रहें। कार्ला रूबिन के चाकू को पकड़कर पॉड्स के पास जाती है और सीन के शरीर और उसके सूट की जांच करती है। फिर वो चाकू से पॉल के कमरे का ताला तोड़ती है और अंदर जाकर सुराग ढूंढने लगती है। पॉल उसे सिक्योरिटी कैमरों पर देख लेता है और उल्फ को उसे रोकने भेजता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ चौंकाने वाली फाइल्स मिलती हैं। जल्द ही उल्फ कमरे के बाहर पहुंचता है, लेकिन कार्ला उसे बंदूक दिखाकर रोक देती है।
फाइल्स पढ़ने के बाद कार्ला को पता चलता है कि उल्फ एक फॉर्मर एलीट कॉप्स सोल्जर था जिसे एक बेहतरीन हिटमैन के रूप में जाना जाता था। उल्फ सफाई देता है कि वो सब पास्ट में छोड़ चुका है और उसे स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्ला उसे मेन डेक पर ले जाती है और अब पॉल पर बंदूक तान देती है। पॉल इसे विद्रोह कहता है और कहता है कि इसकी सजा मौत है। कार्ला पलटवार करते हुए बताती है कि सीन की मौत गोली लगने से हुई थी। वो सोचती है कि उल्फ ने सीन की हत्या की है क्योंकि वो पहले हिटमैन रह चुका है। तभी वेंस का कॉल आता है जो दावा करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और उसके सभी साइंटिस्ट मानते हैं कि कार्ला ने सचमुच स्वर्ग देखा है। वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें धरती पर लोग सड़कों पर जमा हो रहे हैं और स्फीयर की फुटेज देखकर प्लेनेट छोड़ने के लिए बेताब हैं। कार्ला ये देखकर सदमे में है और पॉल इस मौके का फायदा उठाकर कार्ला पर हमला कर देता है। संघर्ष के बाद कार्ला उसे धक्का देकर हटाती है और छाती में गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। फिर कार्ला नोटिस करती है कि संघर्ष में वो भी घायल हो गई है। वेंस के कॉल काटने के बाद कार्ला उल्फ पर बंदूक तानती है। उल्फ एक्सेप्ट करता है कि उसने सीन को मारा था, लेकिन वो कार्ला को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि स्फीयर में कार्ला ने क्या देखा। कार्ला उस पर भरोसा करने का फैसला करती है और उल्फ उसे मेडिकल बे में ले जाकर उसका घाव ठीक करता है। कार्ला फिर से स्फीयर पर जाना चाहती है, लेकिन वेंस एआई को कंट्रोल करता है। उल्फ उसे बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन उन्हें अकिलीस का मुख्य हिस्सा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि वो मुख्य प्रोपल्शन खो देंगे और धरती लौटने में 5 साल से ज्यादा लगेंगे। जब कार्ला उम्मीद खोने लगती है तब उल्फ उसे एक ऑल्टरनेट प्लान बताता है। फिर कार्ला डेक पर लौटती है और वेंस को कॉल करके कहती है कि वो जरूरत पड़ने पर स्फीयर को नष्ट कर देगी क्योंकि वो इसे एक झूठ मानती है। तभी वेंस कुछ क्लासिफाइड फाइल्स दिखाता है जिसमें वो एलिमेंट दिखाई देता है जो कार्ला ने प्लेनेट पर खोजा था। वेंस ये खुलासा करता है कि उसने खुद स्फीयर बनाया था। कोई भगवान नहीं है, उसने ये सब 6 अरब लोगों को बचाने और बाकी के 15 अरब लोगों को खत्म करने के लिए किया क्योंकि धरती पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। गेट में कोई भगवान नहीं था और स्फीयर धरती को वास्तव में नष्ट नहीं कर सकता। ये सब एक झूठ था ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके और वो उन गेट्स की तरफ भागें जो पूरी धरती पर दिखाई दिए थे, ये सोचते हुए कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। कार्ला को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी फैमिली की आवाज सुनाई दी। वेंस कबूल करता है कि उसने कार्ला के एक्सीडेंट के बाद उसके सिर में एक चिप लगाई थी और वो एक्सीडेंट भी वेंस की वजह से हुआ था। ये सब वेंस का प्लान का हिस्सा था ताकि कार्ला को इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। रोती हुई कार्ला वेंस को मॉन्स्टर कहती है। उसी समय उल्फ कार्ला से संपर्क करता है और बताता है कि उसने अकिलीस के कोर पर कंट्रोल पा लिया है। वेंस को समझ आ जाता है कि दोनों स्फीयर को नष्ट करने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए वो एआई को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड चालू करने का ऑर्डर देता है। अलार्म बजने लगते हैं और एआई घोषणा करता है कि अकिलीस 3 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। गुस्से में कार्ला वेंस का कॉल खत्म करने के लिए होलोग्राम मशीन पर गोली मारती है। इसके बाद वो उल्फ से कांटेक्ट करती है जो उसे मुख्य जहाज को बड़े कार्गो स्ट्रक्चर से अलग करने का कोड देता है। उल्फ अभी भी लिफ्ट में फंसा हुआ है और लिफ्ट इतनी धीमी है कि वो समय पर मुख्य जहाज तक नहीं पहुंच सकता। वो कार्ला से कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए। पहले तो कार्ला मना कर देती है, लेकिन उसी समय सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो जाता है और अकिलीस के कई हिस्सों में एक साथ विस्फोट शुरू हो जाते हैं। कार्ला के पास जहाज को अलग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो डरावनी निगाहों से देखती है कि कैसे विस्फोट मुख्य स्ट्रक्चर को नष्ट कर देते हैं और सोचती है कि उसका दोस्त मर चुका है। लेकिन अचानक उल्फ उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो आखिरी सेकंड में बच निकला। इसके बाद दोनों अपनी जान बचने का जश्न ड्रिंक के साथ मनाते हैं। उल्फ बताता है कि उन्होंने अकिलीस का आधा हिस्सा खो दिया है, इसलिए कोर का विस्फोट मैन्युअली करना होगा। कार्ला इसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वो इसे साथ में करेंगे। हालांकि जब उनका जहाज स्फीयर पर लैंड करता है तब उल्फ दरवाजा बंद कर देता है और कार्ला से कहता है कि वो धरती पर वापस लौट जाए ताकि वो सभी को सच्चाई बता सके। कार्ला जहाज में सवार होकर चली जाती है और उल्फ को अंतिम विदाई देती है। उल्फ तब तक इंतजार करता है जब तक जहाज पर्याप्त दूरी पर नहीं पहुंच जाता और फिर कोर को विस्फोट कर स्फीयर को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। अब कार्ला अकेले धरती की तरफ ट्रैवल कर रही है और एआई उसे बताता है कि इस सफर में 7 साल लगेंगे और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।